सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पूरक पठन की कहानी ठेस की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कुछ कठिन शब्द और कहानी का सारांश समझा। चलिए आज कहानी विस्तार से समझते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम, यानी अनपेड लेबर। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ, पगडंडी यानी पतला रास्ता, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बात और है। खेती के काम के लिए सिरचन को कोई याद नहीं करता। लोग समझते हैं कि वह किसी काम का ही नहीं है। अगर उसे बुलाया भी गया तो दूसरे किसान जब 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं जाकर वह पगडंडी यानी कच्ची सड़क पर आराम से आता हुआ दिखाई देगा। अगर मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो उसको बुला सकते हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। यहाँ पर कामचोर यानी काम से जी चुराने वाला, मुफ्तखोर यानी मुफ्त में खाना मांगने वाला, या चटोर यानी स्वाद लोलुप यानी खाने पीने का जो लालची होता है उसे चटोर कहा जाता है। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया यानी झोपड़ी, यानी उसकी झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। बड़े लोगों की सवारियां उसके झोपड़ी के पास बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है झूठी प्रशंसा करना या झूठी तारीफ करना। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक यानी घास का पर्दा जो है उसको चीक कहा जाता है। आज सिरचन को मुफ्त में पैसे लेने वाला कामचोर और चटोर कहते हैं, पर एक समय ऐसा था जब उसकी झोपड़ी के सामने बड़े बड़े बाबू लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती थी। लोग उसकी खुशामद करते थे कि जो कारीगरी तुम करते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोग उसको बहुत काम देते थे और शहर से भी रिश्तेदारों की चिट्ठी आती सिरचन से चीक बनवा कर भेजने के लिए। चीक यानी घास का पर्दा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। यहाँ पर भोग लगना मुहावरा है जिसका अर्थ है खाना क्या क्या खिलाएंगे, यानी खाना खिलाना। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी कर देना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है अपमानित करना। सिरचन ने यानी पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। नाखून से खाट कर यानी थोड़ी सी, यानी तरकारी यानी सब्जी, यानी तुम्हारी भाभी बहुत थोड़ी सी सब्जी परोसती है। और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? लेखक कहते हैं कि उन्हें याद है जब भी उनकी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो लेखक अपनी माँ से पूछते थे कि भोग क्या क्या लगेगा, यानी उसे क्या क्या खाना दिया जाएगा। माँ हंसकर कहती कि मेरे काम में वो ऐसी कोई भोग आदि की बात नहीं करता। सिरचन एक स्वाभिमानी था। पड़ोस के गांव के पंचानंद चौधरी थे। उसके छोटे बेटे को लेखक की माँ के सामने अपमानित किया था सिरचन ने। उनके घर में जब सिरचन ने खाना खाया था तो उसे खाना ठीक तरह से नहीं दिया गया था और खाना परोसने में कंजूसी की गई थी। इसलिए सिरचन ने अपमानित करते हुए कहा था कि तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, यानी थोड़ी सी सब्जी ही देती है। और सिरचन को जो कड़ी दी गई थी वह इमली की
थी, कड़ी तो अक्सर दही की बनाई जाती है। सिरचन ने यह कहकर भी उनको अपमानित किया था कि तुम तो बड़े लोग होकर भी इमली के रस की कड़ी बनाई, जो मामूली लोग बनाते हैं। सिरचन ने ऐसे ताना मारा था कि तुम्हारी भाभी ने कहाँ से खाना बनाना सीखा। सिरचन कारीगर तो है, लेकिन खेत के कामकाज ठीक से नहीं करता, और उसे जब खाने में अच्छा खाना दिया जाता है तो वह तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे अच्छा भोजन अगर नहीं दिया जाता है तो वह दूसरे से अपना अपमान बिल्कुल भी नहीं सहता। अगर अपना अपमान हो जाता है तो दूसरों को भी बेपानी कर देता है, यानी अपमानित कर देता है। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, हुलस कर यानी प्रसन्नतापूर्वक, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। नेनू मतना है ना, मक्खन मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। घी की खकोरन उसको कहा जाता है ना, मक्खन गर्म करने के बाद उस पात्र में नीचे जो बची हुई भूरे रंग की परत होती है उसको हम घी की खकोरन कहते हैं। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। यानी बड़ी बेटी की ससुराल से संदेश आया है कि उसकी ननंद रूठी हुई है, उसे मोती की शीतल पार्टी चाहिए। मोती जो है यह एक प्रकार की घास है जिससे औषधि भी बनाई जाती है, जिसको हम नागर मोथा भी कहते हैं। शीतल पार्टी यानी चटाई। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई यानी पानी से भरी हुई जीभ को, अपनी पानी से भरी हुई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। यानी सांस लेने, दम मारना यानी सांस लेना। सिरचन को अच्छा खाना पसंद था, इसलिए लेखक माँ से पहले ही पूछ लेते कि उसे क्या खाने को दोगी। सिरचन को देखते ही माँ प्रसन्नता से कहती कि आज दही मत रही थी, यानी दही मक्खन निकाल रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। तुम्हें घी के ककोरन से बना हुआ चूड़ा पसंद है ना। वह सिरचन को बताती है कि उसकी बड़ी बेटी के ससुराल से संदेश आया है कि बड़ी बेटी की ननंद को मोती की शीतल पार्टी चाहिए, यानी घास की चटाई चाहिए। चूड़ा, घी आदि का नाम सुनकर सिरचन के मुंह में पानी आ गया और वह कहता है कि घी की सुगंध सूंघकर ही वह यहाँ आया है, और मुझे पता है कि काकी कि आपके यहाँ मुझे अच्छा खाना मिलेगा, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में तो दम मारने की भी फुर्सत नहीं है, यानी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। यहाँ पर पटेर जो है जलाशयों में यानी पानी में उत्पन्न होने वाला एक पौधा है जिसके पत्ते चटाई बनाने के काम में आते हैं। कुच्ची का मतलब होता है छोटी झाड़ू, यानी मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता था, यानी उसकी छोटी झाड़ू बनाता था। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी, तन्मयता यानी लगन में उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से काम करवा लीजिए। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं, मुंहजोर यानी लड़ाकू। लेखक बताते हैं कि सिरचन बहुत तन्मयता से अपना काम करता था और अगर उसके काम में किसी ने बाधा डाली तो सांप की तरफ फुफकारता था और कहता था कि किसी दूसरे से ये काम करवा लो। सिरचन लड़ाकू है, लेकिन अपने काम से जी नहीं चुराता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। झाला यानी तीखापन। सिरचन बिना मजदूरी यानी काम के पैसे नहीं लेता, सिर्फ भर पेट खाने के लिए मिल जाए बस उसी में वह अपना काम कर देता। दूध मीठा न हो तो चले, परंतु बात तो मीठी होनी चाहिए। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं,
तली बघारी हुई तरकारी, बघारी यानी तड़के वाली और तरकारी यानी सब्जी, यानी तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रसन्नता प्रकट करना। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द में से माथा टनटना रहा है। अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। यहाँ पे अधकपाली दर्द यानी आधे सिर में होने वाला दर्द। माथा टनटनाना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है सिर में दर्द होना। माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। सिरचन को अच्छा खाना पसंद था। उसे तली हुई सब्जी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, यह सब पसंद था। इन सब का अगर प्रबंध हो तो सिरचन को बुलाने पर वह जल्दी से वहाँ पहुँच जाएगा। खाने पीने में अगर चिकनाई कम हो गई, यानी अगर खाने में अच्छा नहीं मिला हो, तो वह काम अधूरा रखकर यह बहाना बनाकर चला जाता था कि उसके आधे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा काम रह गया है, वह किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन यानी वह कभी नहीं आता। ऐसे सिरचन का स्वभाव था। काम में एकदम अच्छा था। उत्तम कारीगरी वह जानता था। मजदूरी वह कुछ नहीं लेता था, सिर्फ उसे अच्छा खाना चाहिए था। पढ़ाए गए पाठ के इन मुहावरों को अर्थ सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कहानी के पढ़ाए गए भाग के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।